हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आपके लिए जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक मगध के उत्कर्ष के कारण इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एक अद्वितीय घटना है। इस काल के पूर्व मगध एक छोटे से महाजनपदों में विभक्त था। आपको पता होगा 16 महाजनपद थे, जिसमें एक मगध जो था एक छोटा सा महाजनपद हुआ करता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। लेकिन कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी जिसके कारण मगध ने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे यह साम्राज्य का स्वरूप और विकसित होता चला गया और मौर्य के काल में यह अपने शिखर पर पहुंच गया। कहने का तात्पर्य है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद देखे जाते हैं और इन 16 महाजनपद में मगध एक काफी छोटा सा महाजनपद था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां और कुछ ऐसे कारक हुए जिनके कारण मगध का अभूतपूर्व विकास हुआ और जैसा कि हमने कहा कि मौर्य काल में यह अपने शिखर पर यानी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। चलिए अब हम इसके मगध के उत्कर्ष के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालते हैं। हम मगध के उत्कर्ष के कारणों की संक्षिप्त व्याख्या करते हैं जो निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कारक है भौगोलिक स्थिति। यह राज्य प्राकृतिक दृष्टि से काफी सुरक्षित था। इसकी पहली राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, अतः इस पर आसानी से दुश्मनों का आक्रमण नहीं हो सकता था। बाद की राजधानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था तथा इसके इर्द गिर्द अन्य नदियां भी थी, अतः इसे बाहरी आक्रमणों का खतरा नहीं रहता था। इस प्रकार दुश्मनों के आक्रमण की चिंता से मुक्त होकर मगधवासी अपने विकास एवं प्रसार का निरंतर प्रयास करते रहे। भौगोलिक स्थिति का हमने आपको वर्णन किया। इसके अंतर्गत हमने देखा कि जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी जो गिरिब्रज और राजगृह है, यह चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी और यह एक तरह से सुरक्षित प्रदेश के रूप में अवस्थित था। आगे चलकर इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई जो कि गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ था और चारों ओर से नदियों से भी घिरा हुआ था, जिसके कारण दोनों ही परिस्थितियों में प्राचीन अवस्था में जब गिरिब्रज और राजगिरी राजधानी हुआ करती थी और जब पटना इसकी राजधानी होती थी, तब भी यह बाह्य खतरों से पूर्णतः मुक्त था। इस कारण इन्होंने अपने विकास पर विशेष ध्यान दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है खनिज पदार्थों की प्रचुरता। मगध में खनिज पदार्थों की प्रचुरता थी। यहां लोहा मिलता था जिससे शुद्ध हथियार बनाए जाते थे। यह सुविधा अन्य राज्यों को प्राप्त नहीं थी। लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थी जो अवंती की राजधानी उज्जैन के निकट थी। यही कारण था कि उत्तरी भारत में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए मगध को अवंती के साथ दीर्घकालीन संघर्ष करना पड़ा। उज्जैन को अपने अधीन लाने में मगध को लगभग 100 वर्ष लग गए। इस प्रकार से हमने देखा कि मगध में प्रचुर खनिज संसाधन मौजूद थे, विशेषकर लोहा, जिसकी वजह से वहाँ लोहे के हथियार बनाए जाते थे, जो कि अन्य महाजनपदों में ऐसी सुविधाओं का ना होना एक महत्वपूर्ण कारण था। केवल अवंती ही जो मध्य प्रदेश में पड़ती है वहाँ पर ऐसे भंडार मौजूद थे। इस कारण मगध को उनसे जीतने में करीब 100 वर्षों से ज़्यादा समय लगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है भौतिक समृद्धि। यहाँ की भूमि
अत्यंत उर्वरा थी तथा उद्योग धंधे विकसित थे। साम्राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से काफी संपन्न था। शासकों ने इस भौतिक संपन्नता का लाभ उठाया। वे कृषकों और व्यापारियों से कर वसूलने लगे, जिसका उपयोग विशाल सेना खड़ी करने में किया गया। तो जैसे हमने देखा कि वहाँ खनिज पदार्थों की प्रचुरता और भौतिक समृद्धि भी थी। भौतिक समृद्धि के आधार पर वहाँ की भूमि की उर्वरता और उद्योग धंधों के विकास के कारण वहाँ के शासकों ने इस पर कर लगाए और करों के कारण इन्होंने एक विशाल सेना खड़ी की, जिसके आधार पर इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की भी नींव रखी। चौथा जो महत्वपूर्ण कारक है, पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह गंगा, गंडक और सोन के संगम पर बसी हुई थी। इससे इनका सामरिक महत्व काफी था। इसके पश्चिम में सोन, उत्तर में गंगा और पूर्व तथा दक्षिण में पुनपुन नदियां बहती थीं। अतः पाटलिपुत्र जल दुर्ग की तरह था और इस पर कब्जा करना कठिन था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की भौगोलिक और सामरिक महत्ता पहले से ही थी, जो आप लोगों ने देखा। अगला महत्वपूर्ण कारक है शहरों का उदय। 5वां पॉइंट, मगध के राजाओं ने शहरों के उदय और सिक्के के प्रचलन का भी लाभ उठाया। उत्तर पूर्व भारत में व्यापार व्यवसाय के कारण नए नए शहरों का उदय हुआ। वहां व्यापारी कई विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए थे। उनसे चुंगी, टटकर, शुल्क आदि लिए जाते थे। राजा इनका उपयोग सैन्य संगठन में करता था। तो इस प्रकार से शहरों का उदय भी मगध के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। छठा जो महत्वपूर्ण कारक है, सैन्य संगठन। सैन्य संगठन में मगध को विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। भारतीय राज्यों को अश्व और रथ के उपयोग की जानकारी थी। मगध साम्राज्य की सेना का एक प्रमुख अंग हस्ती सेना थी। अपने पड़ोसियों के साथ लड़ने में मगध साम्राज्य ने ही पहले वृहद पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। मगध के पूर्वी भाग से हाथी की आपूर्ति होती थी। यूनानी स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नंद की सेना में 6000 हाथी थे। ठीक है, चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। दुर्गों या किलों को ध्वस्त करने में हाथी बड़े उपयोगी थे। दलदल भूमि या दुर्गम स्थानों में भी हाथी की सवारी संभव थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आखिरी जो पॉइंट है, 7वां, कुशल नेतृत्व। मगध के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक यह भी रहा कि यहाँ हर्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार, अजातशत्रु आदि शासकों का मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्राप्त हुआ। इन शासकों ने अपनी कार्यकुशलता से साम्राज्य की सीमा का तो विस्तार किया ही, साथ ही साथ अपने शासनकाल में मगध को नई ऊंचाइयां भी प्रदान की। तो कुशल नेतृत्व की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, खासकर बिंबिसार और अजातशत्रु के दौरान। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा ही दिया था। तो इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के उत्कर्ष हेतु कई कारक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कार्य कर रहे थे, जिसकी पृष्ठभूमि में मगध का एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।